नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है राज्य के क्लासेज में। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो क्लियर हुआ है पर्वत एवं पहाड़ियों में, जिसमें हमने हिमालय का क्लियर किया था पूरा। अब आज उससे आगे का जो और प्रायद्वीप भारत प्लस मध्य भारत प्लस एक आध नॉर्थ ईस्ट में जो बचे हुए हैं उनका क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्ट में क्लियर करा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल तो मैंने उसके साथ में ही बताया, पर उसके अलावा हिमालय की ही पहाड़ियाँ वैसे एक तो देखो पटकाई, मिसमी और बूम, ये तीन पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड। ठीक है, पटकाई, मिसमी और बूम तीनों पहाड़ी नागालैंड में पड़ती हैं, हिमालय का ही हिस्सा है। इसके बाद में एक नीलांचल, ठीक है, नीलांचल ये मेघालय, नीलांचल मेघालय, पटकाई, मिसमी और बूम ये तीन पहाड़ी नागालैंड में, नीलांचल मेघालय में। इसके बाद में अब और नीचे, तो थोड़ा और नीचे हम आते हैं तो हमारे काम का झारखंड में, ठीक है, झारखंड में हमारे काम की एक तो देखो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, प्लस एक पठार है बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में पड़ता है। और छोटा नागपुर के पठार की खासियतें देखो, दो क्वेश्चन है इसमें हमारे काम के। एक तो खनिजों के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है, खनिजों के हिसाब से महत्वपूर्ण है भारत के उसमें। और एक जगह पड़ती है जर्मनी में, रूर। जर्मनी का जो रूर एरिया है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है खनिजों के लिए। और भारत में छोटा नागपुर का पठार फेमस है, इसीलिए भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। रूर एरिया वास्तव में जर्मनी में है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बहुत बड़े कारणों में से एक कारण ये है, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसमें जर्मनी से कुछ समय के लिए छीना गया था ये। तो रूर एरिया वास्तव में जर्मनी में है, जहाँ से राइन नदी गुजरती है, ठीक है, व्यापारिक नदी बोलते हैं। इसी प्रकार से भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर कोयला, लोहा, ये बहुत सारे खनिज इसी में निकलते हैं, छोटा नागपुर के पठार में, झारखंड में है। और यहीं से दामोदर नदी निकलती है जिसको भारत की कोयला नदी बोलते हैं। यहीं पर एक झारखंड में धनबाद शहर है जिसको भारत की कोल सिटी बोलते हैं, कोयला नगरी बोलते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी है उसमें उसका प्लॉट यहीं से लिया गया है। अब ये तो इस तरीके से हो गया, पर अभी जो हम पर्वत और पहाड़ियों के हिसाब से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इसका क्वेश्चन है। देखो, एक तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, तो देखो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। दूसरा क्वेश्चन है छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं किसको? नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट एक हिल स्टेशन है छोटा नागपुर के एरिया में ही, तो पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को बोला जाता है, प्लस छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोलते हैं। और छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। ये झारखंड में राजमहल और छोटा नागपुर ये दो करवाए मैंने आपको। छोटा नागपुर को भारत का रूरल एरिया बोला जाता है, प्लस सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी प्लस पहाड़ों की मल्लिका। ठीक है, पटकई, बूम, मिसमी नागालैंड में पड़ती है, नीलांचल मेघालय में पड़ती है। इसके बाद में अब इसका इधर से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ राजस्थान। अब राजस्थान में एक पहाड़ी है अरावली। ठीक है, अरावली पहाड़ी वास्तव में गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक चलती है।
ठीक है, दिल्ली तक चलती है। और समझने की चीज ये कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो वास्तव में अरावली पर्वतमाला के ऊपर है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के ऊपर है, जो रायसीना हिल्स के नाम से है। रायसीना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन है, जो कि अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला वास्तव में ये शुरू होती है गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली तक, पर इसका ज्यादातर हिस्सा किसमें पड़ता है? राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। अब इसके क्वेश्चन, तो देखो इसके क्वेश्चन है, एक तो सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, शुरुआत में ये बलित थी, फोल्ड माउंटेन थी, पर वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेसिडुअरी माउंटेन का एग्जाम्पल है। वर्तमान समय में, शुरुआत में जब ये बनी थी उस समय पर फोल्ड थी, बलित थी, पर वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। और सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। सबसे नवीनतम में से हिमालय है, सबसे पुरानी में से अरावली। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली, और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी में स्थित है, रायसीना हिल्स के ऊपर। ठीक है, रायसीना के नाम से एक दाल भी बनती है उसी राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में है। और राजस्थान में इसकी खासियत ये कि एक तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। एक मंदिर और है इसके ऊपर, उसको मिला दिया जाए तो 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर। इसको संतों का शिखर बोलते हैं, संतों का शिखर बोलते हैं। ये माउंट आबू, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज संतों का शिखर बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक झील है, नक्की झील। ठीक है, नक्की झील ऐसा बताते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाई थी, तो वो तो खैर अलग चीज है। पर गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और एक इसका आपको क्लियर करना है, पीपली घाट। ठीक है, पीपली घाट ये भी किसमें पड़ता है? अरावली पर्वतमाला में। पीपली घाट, अरावली पर्वतमाला, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन इसके ऊपर है। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है और अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। वर्तमान समय में, पुराने समय में फोल्ड माउंटेन थी, बलित पर्वतमाला थी। अब एक और क्वेश्चन बड़ा खास है। राजस्थान को ये करीब करीब दो हिस्सों में बांटती है। राजस्थान को करीब करीब दो हिस्सों में बांटती है। एक तो रह जाएगा देखो पश्चिमी राजस्थान, और एक हो गया आपका पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान में जो बरसात होती है ठीक ठाक होती है, काम चलाओ, जो कि बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है मानसून की, उसके द्वारा होती है। पर एक दूसरी अरब सागर की जो शाखा है मानसून की, वो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के ऊपर से प्रवेश करती है। और होता ये कि जब गुजरात से अरावली पर्वतमाला के पास आती है तो यहीं से इसके पैरेलल हो लेती है। ठीक है, पैरेलल हो लेती है और ये इसको समानांतर साथ चलती रहती है, इसके पार नहीं करती। अब इसमें देखो पूरा राजस्थान निकल जाता है, पूरा हरियाणा निकल जाता है, पंजाब निकल जाता है, और ये कहाँ जाकर टकराती है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जाकर ये अच्छी बरसात करती है। तो पश्चिमी राजस्थान में सूखा रहने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये है कि अरावली पर्वतमाला यहाँ पर मानसून के समानांतर हो लेती है, समानांतर है, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में बरसात अच्छी नहीं होती। पूर्वी राजस्थान में काम चलाऊ होती है, पर इसमें इतनी बढ़िया नहीं होती। यहाँ पर सूखा रहता है ज्यादातर, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला कंप्लीट। तो देखो काम के क्वेश्चन है, पीपली घाट, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसके बाद में गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में, सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। इसके बाद में राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें कम बरसात होने का कारण है अरावली पर्वतमाला का मानसून के पैरेलल होना। ठीक है, नेतरहाट बोलते हैं पहाड़ों की मल्लिका प्लस छोटा नागपुर की रानी, झारखंड में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, और राजमहल की पहाड़ी झारखंड में। ठीक है, इसके बाद में अब और थोड़ा सा हम साउथ की तरफ चलते हैं।
मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, ये थोड़ा बहुत हिस्सा गुजरात में बोल सकते हैं, बाकी एमपी, ठीक है, मालवा का पठार एमपी में पड़ता है। और मालवा के पठार के बाद में फिर एक आएगा विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत की जो खासियत है, विंध्याचल पर्वत की खासियत ये है कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। यहाँ से नीचे ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडिया शुरू हो गया, ऊपर ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया शुरू हो गया, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत दक्षिण भारत और उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को अलग करता है। और यहीं पर इसी में एक जगह है असीरगढ़, इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं, असीरगढ़ को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। साथ में जो क्वेश्चन है वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो देवगिरी पे आक्रमण किया था शुरू में, बाद में साउथ इंडिया के कई सारे राज्य जीते थे इसने। तो दक्षिण भारत को जीतने वाला या विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसके बाद में ऐसा ही एक और प्राचीन भारत का क्वेश्चन है अगस्त मुनि, ठीक है। अगस्त मुनि का ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण या आर्य संस्कृति को साउथ इंडिया में कौन लेकर गया था या किसने पहुंचाई थी? तो आर्य संस्कृति जो नॉर्थ इंडिया में थी, उस नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया उसको कौन लेकर गया? अगस्त मुनि। अब अगस्त मुनि और विंध्याचल पर्वत की एक पौराणिक कहानी है कि बताते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, अगस्त मुनि इसको पार नहीं कर पाया, तो इनके बीच में जो समझौता हुआ वो ये हुआ कि विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई नीची कर देगा, पर जैसे ही अगस्त मुनि वापस साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आ जाएंगे, ये वापस अपनी उसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तो ऐसा बताते हैं कि अगस्त मुनि एक बार इसको पार करने के बाद वापस नॉर्थ इंडिया आया ही नहीं, उत्तर भारत आया ही नहीं, और इसीलिए विंध्याचल पर्वतमाला अपने आप में नीचा ही रह गया। तो ये नीचा पर्वत है। तो ये कहानी है, पौराणिक कहानी। खास क्वेश्चन ये है कि अगस्त मुनि ने आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में फैलाया या उत्तर भारत से दक्षिण भारत आर्य संस्कृति को अगस्त मुनि लेकर गया, और पहला मुस्लिम शासक जिसने विंध्याचल को पार किया। प्लस में साथ में क्वेश्चन है कि इसको दक्षिण भारत को किसने जीता, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में विंध्याचल क्लियर। अब विंध्याचल के नीचे हम और चलेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी, ये भी एमपी, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी ये भी एमपी में है। अब इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन ये है कि एक तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, एक तो ये क्वेश्चन है। प्लस में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी, ठीक है, सतपुड़ा की रानी बोलते हैं पंचमढ़ी को, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। ऐसे ही दो क्वेश्चन छोटा नागपुर के हैं और ऐसे ही दो क्वेश्चन इसके हैं। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, और छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं नेतरहाट को। प्लस में नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी बोलते हैं। यहाँ पर यह है कि सतपुड़ा की रानी बोलते हैं पंचमढ़ी को, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। अब धूपगढ़ी का एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेना, सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, ठीक है। उत्तर में तो खैर बहुत सारी चोटियां हिमालय में, पर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, प्लस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और सतपुड़ा की रानी बोलते हैं किसको? पंचमढ़ी को, ठीक है। मिसमी, पटकाई, बूम ये नागालैंड में, नीलांचल मेघालय में, और वास्तव में मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का, ठीक है। इसके बाद में राजमहल और छोटा नागपुर झारखंड में, और अरावली की गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है। विंध्याचल, मालवा
और सतपुड़ा ये एमपी में पड़ते हैं। धूपगढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी प्लस पंचमढ़ी, इसको सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर जो बताए ये तीनों इसी क्रम में, यदि नॉर्थ से हम साउथ की तरफ जाएंगे तो देखो मालवा आएगा, मालवा के बाद में विंध्याचल, विंध्याचल के बाद में सतपुड़ा। अब साथ में आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर करनी है, यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। अब ये क्वेश्चन ये हो सकता है, देखो दोनों तीनों तरीके से आया हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होना चाहिए, देखो मालवा का पठार, तो मालवा का पठार वास्तव में अरावली और विंध्याचल के बीच में, ठीक है, अरावली और विंध्याचल के बीच में, प्लस में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस किस के बीच में बहती है? सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत के बीच में। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये बहती है नर्मदा। अब यहां पर भी एक नदी है, ये कौन सी है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। दोनों की एक जैसी खासियत है, हम नदी तंत्र में पढ़ेंगे, दोनों की एक जैसी खासियत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ताप्ती नर्मदा के बीच में सतपुड़ा है। इस प्रकार से यदि हम इसको देखें तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये किस किस के बीच में? नर्मदा और ताप्ती के बीच में, और दोनों एक ही जगह पर गिरती है, कहां पर? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में दोनों एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है। सतपुड़ा इनके बीच में है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, अरावली विंध्याचल के बीच में मालवा। अब एक पहाड़ी और है महादेव। ठीक है, महादेव की पहाड़ी ये भी एमपी, महादेव की पहाड़ी ये भी एमपी में पड़ती है। अब यहाँ पर आपका पूरा इस प्रकार से एक तो क्रम का क्वेश्चन होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर और दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर। तो देखो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर अरावली, मालवा, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये तीनों चारों किसमें? एमपी में। ठीक है, इसके बाद में नदियों का यदि पूछे तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, और महादेव और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती, और नदियों के बीच में पहाड़ी पूछे तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और खास क्वेश्चन है कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम फिर से एक बार चलते हैं थोड़ा सा पूरब की तरफ। तो यहां से हम पूरब की तरफ जाएंगे तो एक और जगह है मैकाल का पठार। ठीक है, मैकाल का पठार एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, और मैकाल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? अमरकंटक। ठीक है, मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो एमपी में पड़ती है, और मैकाल का पठार वैसे छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में आता है। अब अमरकंटक की खासियत, अमरकंटक की खासियत है, देखो यहां से 3 नदी निकलती है, एक तो जाएगी इधर, ठीक है, एक तो जाएगी इधर, और एक जाएगी ऊपर की तरफ, और एक जाती है इधर से। अब ये इधर जो नदी जाती है पश्चिम की तरफ, ये कौन सी है? नर्मदा। आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, इधर जो नदी जाती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये कौन सी नदी है? महानदी। ये महानदी है जो कि अमरकंटक के दक्षिण से निकलती है, और इधर जो नदी है उत्तर की तरफ, ये कौन सी नदी है? सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, और गंगा नदी में ये बिहार में पटना जो राजधानी है बिहार की उससे पहले मिलती है। सोन नदी उत्तर की तरफ निकल गई, नर्मदा पश्चिम की तरफ, और दक्षिण की तरफ निकल गई महानदी। तो ये 3 नदी निकलती है यहाँ से, ये 2 जोड़े हैं ऐसे 3-3 के। एक मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, देखो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एक ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है 3 नदी, नर्मदा, सोन और महानदी। यहाँ पर सोन नदी की एक बड़ी खासियत है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि कौन सी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो इसमें ज्यादातर सोन नदी का पूछा जाता है। ये गंगा की एक सहायक नदी है। बाकी देखो इसमें और भी है, चंबल, कैन और बेतवा।
जो कि तीनों सहायक नदी है किसकी, यमुना की। वो भी साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। ज्यादातर नदी भारत की इस दिशा में नहीं बहती। ये 3-4 नदियां जो हमारे काम की हैं, देखो एक तो कैन बेतवा जो एमपी में है, दोनों यमुना की सहायक नदी है। एक होगी आपकी चंबल जो जानापाप की पहाड़ी एमपी से निकलती है, और एक सोन नदी है जो गंगा की सहायक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। इसके बाद में एक और चीज है, यदि हम दूसरे नजरिए से देखें तो देखो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी एसटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है, अमरकंटक। यह आपको याद रखना है। बाकी यूनिवर्सिटियों के 3-4 क्वेश्चन है जो करंट के हिसाब से आप वैसे भी आते रहते हैं। एक तो पूछा जाता है इंदिरा गांधी एसटी यूनिवर्सिटी, एक आपका क्लियर होना चाहिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव या गुरुग्राम। एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, बाद में तो और भी खुल गई, पर इम्फाल शुरुआत में जो है, इम्फाल में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून और एसटी यूनिवर्सिटी ये अमरकंटक। एक रेलवे यूनिवर्सिटी, ठीक है, रेलवे यूनिवर्सिटी आपकी बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात का शहर है, तो रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल, डिफेंस रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम, एसटी यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ठीक है। यह आपका क्लियर हुआ मैकाल के पठार का। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अब एक बार फिर से हम चलते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में अपना एक राज्य है गुजरात। वैसे तो नहीं पूछा जाता पर फिर भी क्लियर होना चाहिए। देखो गुजरात में एक पहाड़ी है गिरनार, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसका, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, ठीक है, गिरनार यहीं पर है। तो गिरनार की पहाड़ी, पहला क्वेश्चन तो ये कहां पर है, गुजरात में। दूसरा, गिरनार के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। अब आपकी चोटी क्लियर होती है। देखो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, प्लस में छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं नेतरहाट को, प्लस में पहाड़ों की मल्लिका। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, संतों का शिखर बोलते हैं, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। इसके बाद में धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा की। और मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और धूपगढ़ वो पंचमढ़ी को बोलते हैं क्या, सतपुड़ा की रानी। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है मैकाल के पठार की, और गिरनार के पर्वत जो गुजरात में पड़ता है उसकी सबसे ऊंची चोटी हुई आपकी गोरखनाथ। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम इस प्रकार से क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये इस प्रकार से जो हमारी साइड बनती है, तो देखो इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको वेस्टर्न, इसको ईस्टर्न। अब जो पश्चिमी घाट है इसकी शुरुआत गिर के वन, ठीक है, गिर के वन कहां पर है, गुजरात में। गिर के वन और ताप्ती नदी का जो मोहाना है, जो ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, वहां से पश्चिम घाट की शुरुआत मानी जाती है। पश्चिम घाट की शुरुआत मानी जाती है। 3 तटें जो मैंने आपको करवा दिए इसमें क्लियर, एक कोकण, एक केंद्रा, एक मालाबार, वो हमने पढ़ा है। पर अब यहाँ हम पहाड़ के हिसाब से देख रहे हैं, तो देखो ये गुजरात से पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है। हेमाद्री मुख्य हिमालय का दूसरा नाम है, सह्याद्री पश्चिम घाट का दूसरा नाम है, ठीक है, सह्याद्री पश्चिम घाट का दूसरा नाम है। और ये गिर के वन जो एशियाई शेर के लिए फेमस है, ठीक है, जो प्राकृतिक आवास है एशियाई शेर का, वास्तव में गिर के वन है, ठीक है, गिर के वन है गुजरात में, और यहीं से पश्चिम घाट की शुरुआत होती है। अब पश्चिम घाट का हम क्लियर करते हैं, देखो एक एक स्टेट के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले आएगा गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में हमारे काम की यहाँ पर एक है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, और महाबलेश्वर की खासियत ये है कि यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और कृष्णा नदी की खासियत यह है कि प्रायद्वीप भारत में, दक्षिण भारत में सबसे अधिक ऊंचाई से निकलने वाली नदी है ये। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई से निकलने वाली नदी ये कृष्णा नदी है, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी वास्तव में किसका हिस्सा है? पश्चिम घाट का। कई सारे हिल स्टेशन है यहाँ पर महाराष्ट्र में, ये सारा वेस्टर्न घाट है। इसके बाद में अब साथ में मैं महाराष्ट्र की और भी पहाड़ी दिखा देता हूँ। तो देखो इसमें और हमारे काम की है कालू सुबाई। ठीक है, कालू सुबाई ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, कालू सुबाई ये महाराष्ट्र में। इसके बाद में हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में। कालू सुबाई, हरिश्चंद्र और बालघाट। ठीक है, ये तीनों की तीनों किसमें पड़ती हैं? ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, तीनों की तीनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं। पश्चिम घाट का हम महाबलेश्वर क्लियर किया है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। साथ में महाराष्ट्र की 3 पहाड़ी और लिख लेना, कालू सुबाई, हरिश्चंद्र और बालघाट। ठीक है, ये 3 पहाड़ी पड़ती है किसमें? महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर की खासियत ये है कि यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई से निकलने वाली नदी है। इसके बाद में और नीचे चलेंगे गोवा। तो पहाड़ियों के हिसाब से गोवा में कोई अपना ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद में आएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का पश्चिम घाट का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारे काम का एक तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख एक पहाड़ी लगा लो या खान है। कुद्रेमुख की खान किसकी खान है? लोहे की। ठीक है, कुद्रेमुख की खान है, लोहे की खान है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ती है। और कुद्रेमुख की खानों से लोहा पाइपलाइन के द्वारा किसको सप्लाई किया जाता है? मंगलुरु पोर्ट को। जो मंगलुरु बंदरगाह है उसको पाइपलाइन के द्वारा लोहा सप्लाई किया जाता है कुद्रेमुख की खानों से। तो कुद्रेमुख की खानें हुई कर्नाटक में। प्लस बाबा बुदान, बाबा बुदान भी किसकी खान है? लोहे की। ठीक है, बाबा बुदान भी लोहे की खान पड़ती है। ठीक है, तो बाबा बुदान, कुद्रेमुख ये पश्चिम घाट में लोहे की खान है। ये आपके कर्नाटक में हुई। महाबलेश्वर हो गया पश्चिम घाट में। अब कर्नाटक के बाद में जाता है आपका केरल। ठीक है, केरल, और यह बीच में आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अब मैं एक बार में आपका यहां तक छोड़ देता हूं। पश्चिम घाट मैंने यहां तक पहुंचा दिया है। इसके साथ में अब हम और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो मैंने इधर का क्लियर कराया तो एक साथ क्लियर कर लेते हैं हम। अब महाराष्ट्र का और बचा है आपका थोड़ा सा। तो देखो महाराष्ट्र में मैंने आपको कालू सुबाई, हरिश्चंद्र, बालघाट प्लस महाबलेश्वर ये बताइए। इसके साथ में महाराष्ट्र में एक बड़ा इंपोर्टेंट है दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन पठार। अब दक्कन ट्रेप की खासियत ये है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है वैसे। ठीक है, पर दक्कन ट्रेप की खासियत ये है कि ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। वोल्केनो का जो लावा है उससे बना हुआ है। और चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी बनती है? काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और रेगुर मिट्टी में, काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती होती है कपास की, और इसीलिए इसको काली कपास मिट्टी भी बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती इसी एरिया में होती है। और यहीं पर ज्यादातर सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, सूती वस्त्र की जो मिल है वो भी ज्यादातर यहीं पर है। इसीलिए मुंबई को वस्त्र राजधानी बोला जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर प्लस भारत का बोस्टन बोलते हैं। ठीक है, वैसे कपास की खेती दुनिया को सिंधु सभ्यता के लोगों ने सिखाई है। इसीलिए सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था सिंडन। और सूती वस्त्रों का इस्तेमाल भी सबसे पहले उन लोगों के द्वारा ही किया गया है। और वर्तमान का हम देखें तो कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है भारत में, गुजरात में जो दक्कन ट्रेप का हिस्सा है, और महाराष्ट्र में। और सूती वस्त्र की जो ज्यादातर मिल है वो इसी एरिया में पड़ती है। ठीक है, इसीलिए कॉटन कैपिटल बोलते हैं किसको? मुंबई को। और बंबई में ही पहली कॉटन मिल लगी थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। दक्कन ट्रेप ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी में अच्छी खेती होती है किसकी? कपास की। ये आपका एक साथ क्लियर होना चाहिए। प्लस में रेगुर मिट्टी बोलते हैं। साथ में क्वेश्चन ये भी क्लियर होना चाहिए कि सिंचाई की और जुताई की
सबसे कम जरूरत होती है काली मिट्टी को। ठीक है, सिंचाई की और जुताई की सबसे कम जरूरत होती है काली मिट्टी को। तो ये तो आपका देखो महाराष्ट्र का क्लियर हुआ, सह्याद्री पश्चिम घाट को बोलते हैं। अब और यदि हम क्लियर करें, और हम क्लियर करते हैं किसका, कर्नाटक का। तो देखो वास्तव में कर्नाटक जो शब्द है इसका मतलब होता है उच्च भूमि। ठीक है, हाइट वाली जमीन। ठीक है, हाइट वाली जमीन। तो कर्नाटक का मतलब ही उच्च भूमि होता है। एक तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ में मैंने आपको यहाँ पर बाबा बुदान और कुद्रेमुख बता दिया जो लोहे की खान है। पर पश्चिम घाट के इधर की तरफ जो कर्नाटक की राजधानी है, पूरब की तरफ पश्चिम घाट को जब हम पार करेंगे, यहाँ पर बंगलुरु जो राजधानी है किसकी, कर्नाटक की। बंगलुरु शहर कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, नंदी हिल्स। ठीक है, नंदी हिल्स के ऊपर बंगलुरु शहर बसा हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्लस में धारवाड़ का पठार। अब धारवाड़ का पठार भी खनिजों के लिए फेमस है, लोहे के बहुत ज्यादा भंडार है यहाँ पर। तो धारवाड़ का पठार भी खनिजों के लिए फेमस है। बाकी सबसे ज्यादा खनिज छोटा नागपुर के पठार में, जिसको भारत का रूर एरिया बोला जाता है, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। तो देखो नंदी हिल्स हो गया, धारवाड़ का पठार हो गया, किसमें, कर्नाटक में। और कर्नाटक का मतलब ही क्या होता है, उच्च भूमि। ठीक है, ये आपका मैंने इधर का क्लियर करवाया। अब देखो पश्चिम घाट की खासियत। तो पश्चिम घाट की खासियत ये कि एक तो इसकी चौड़ाई कम है पर ऊंचाई ज्यादा है। चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, और इसीलिए जो ये अरब सागर की शाखा है मानसून की, ये इसको पार नहीं कर पाती। इससे टकराने के बाद में घनघोर बरसात होती है यहाँ पर। तो आप या कन्याकुमारी से लेकर ये हमारा मुंबई लगा लो, यहाँ तक बहुत अच्छी बरसात होती है। अब बरसात अच्छी होती है तो वनस्पति भी अच्छी है। अब वनस्पति अच्छी है तो देखो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है ये। ठीक है, जैव विविधता का तप्त स्थल। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बरसात होती है, ऊंचाई ज्यादा है, ये मानसून इसको पार नहीं कर पाते, और इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी में साइलेंट वैली पड़ता है केरल में, जिसकी खासियत है बायोडाइवर्सिटी। साइलेंट वैली शांत जो घाटी है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, ये केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से पश्चिम घाट का आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए। इसकी एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी हमको, आगे फिर से जरूरत पड़ेगी। अब मैं इधर वाला यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका एक बार पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की इसके अपोजिट है कई चीजें। देखो इसकी ऊंचाई ज्यादा चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा चौड़ाई कम है, इसीलिए यहाँ पर ये मानसून इसको पार नहीं कर पाता, बरसात अच्छी होती है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और बीच में कटा फटा भी है, तो इसीलिए इसमें कई सारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है इधर से, जबकि इधर गिरने वाली नदी आपको कम मिलेंगी क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। वो नदियों में हम क्लियर करेंगे, पर इधर बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदी गिरती है, जिसमें कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया और महानदी हो गया, किसमें, उड़ीसा में। ठीक है, अब मैं आपका देखो पूर्वी घाट हमारा शुरू होता है कहां से, उड़ीसा से। जो मैंने 3 तट आपको क्लियर करवाए थे, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल तट, ये 3 आपको क्लियर करवाए थे। तो अब इसका हम क्लियर करते हैं। देखो इधर का हम क्लियर करते हैं, तो इसमें एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी किसमें पड़ता है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वास्तव में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा घाट है, और जिंदा घाट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिंदा घाट सबसे ऊंची चोटी है, और एग्जाम में महेंद्रगिरी ही पूछा गया ज्यादातर। ठीक है, पर यह भी आपका क्लियर होना चाहिए, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। तो जिंदा घाट सबसे ऊंची चोटी है वास्तव में पूर्वी घाट की, पर एग्जाम में महेंद्रगिरी ही पूछा गया है। और महेंद्रगिरी कौन से राज्य में, उड़ीसा में। जिंदा घाट आंध्र प्रदेश में। तो एक तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कम है, कटा फटा है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो यहाँ पर अच्छी बरसात नहीं करती, अच्छी बरसात नहीं करती। लौटते हुए मानसून से जरूर अच्छी बरसात होती है, किसमें, कोरोमंडल तट पर। वो हम पढ़ेंगे जब मानसून पढ़ेंगे। तो देखो एक तो महेंद्रगिरी क्लियर होना चाहिए, साथ में आपका अच्छे से एक और चीज क्लियर करवा देता हूं। एक महेंद्रगिरी और है,
वो भी पहाड़ी है और वो पड़ती है तमिलनाडु में। पर वो जो महेंद्रगिरी है वो पश्चिम घाट का हिस्सा है, वो पश्चिम घाट का हिस्सा है। और उस महेंद्रगिरी की खासियत ये है कि इसरो का सेंटर है वहाँ पर, सैटेलाइट सेंटर है किसका, इसरो का। तो एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है जो कि पश्चिम घाट का हिस्सा है, एक महेंद्रगिरी ओडिशा में है जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और वास्तव में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदा घाट है, जो कि किसमें पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो ओडिशा का ये क्लियर होना चाहिए महेंद्रगिरी। अब हम इससे नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक तो जिंदा घाट क्लियर होना चाहिए, साथ में देखो आंध्र प्रदेश में आपकी पहाड़ी पड़ेंगी, एक तो बेलीकोंडा, ठीक है, बेलीकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है, बेलीकोंडा। ऐसा ही एक दूसरा है पालकोंडा, तो दोनों कोंडा आंध्र प्रदेश, बेलीकोंडा, पालकोंडा, एरामाला, एरामाला और नल्लामलाई, ठीक है, एरामाला, नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, ये चारों की चारों आंध्र प्रदेश में। साथ में एक और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की पहाड़ी की खासियत है तिरुपति बालाजी मंदिर कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर शेषाचलम की पहाड़ी के ऊपर है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो बेलीकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया, एरामाला हो गया, नल्लामलाई हो गया और शेषाचलम हो गया, ठीक है। गिरनार गुजरात में हो गया, महाबलेश्वर, बालघाट, हरिश्चंद्र, कालूसवाई महाराष्ट्र में हो गए, धारवाड़ का पठार, नंदी हिल्स जिसके ऊपर बंगलुरु शहर है, और कुद्रेमुख और बाबा बुदान ये कर्नाटक में क्लियर किए हमने। इसके बाद में महेंद्रगिरी आपकी सबसे ऊंची चोटी पश्चिम घाट की हमने पढ़ी है, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। एक महेंद्रगिरी जो कि पश्चिम घाट का हिस्सा है, वो किस में पड़ती है, तमिलनाडु में, इसरो का सैटेलाइट सेंटर है। इसके बाद में बेलीकोंडा, पालकोंडा, एरामाला, नल्लामलाई, शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की खासियत ये है कि इसके ऊपर तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है। अब आ जाओ अपना लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप ये है कि इधर से आपका पश्चिम घाट, इधर से आपका पूर्वी घाट, ये दोनों यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। और ये जहाँ पर मिलती हैं वहां पर एक पहाड़ी है, कौन सी, नीलगिरी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में प्लस कर्नाटक में प्लस केरल में, 3 राज्यों में फैली हुई है। और मैं आगे बढ़ाऊंगा पर फिर भी एक बार क्लियर करा देता हूं। देखो, चंदन के वन या चंदन के जंगल ज्यादातर कर्नाटक में, पर नीलगिरी की पहाड़ी से संबंधित है, तो उसमें आपका केरल भी कवर होगा और तमिलनाडु भी कवर होगा। प्लस मसाले, मसाले ज्यादातर केरल में, जिसको मसालों की डलिया बोलते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा मसाले आंध्र प्रदेश में है। तो देखो, मसालों के लिए 3 राज्य ये काउंट करने हैं आपको एक साथ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चंदन का हो गया, मसालों हो गया, प्लस चाय की खेती। वास्तव में चाय भारत में सबसे ज्यादा असम में होती है, दार्जिलिंग सबसे अच्छी चाय बंगाल का है, ठीक है, हिस्सा। इसके बाद में साउथ इंडिया की यदि हम बात करें तो साउथ इंडिया के 3 राज्य आपको क्लियर करने चाय के लिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। ये भी नीलगिरी से संबंधित हुआ। इसके बाद में रबड़, दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ थाईलैंड में होता है, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ केरल में होता है। पर रबड़ के लिए आपको एक साथ क्लियर करना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। वही क्वेश्चन किससे रिलेट करेगा, नीलगिरी से। तो इस प्रकार से एक साथ आप क्लियर कर सकते हैं 3 राज्यों का, जो कि 3 राज्य संबंधित मिलेंगे आपको रबड़ से, मसालों से, चंदन से और चाय से। वास्तव में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है किससे, नीलगिरी से। तो नीलगिरी की पहाड़ी वास्तव में तमिलनाडु में, पर केरल और कर्नाटक में भी इसका हिस्सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर जाकर मिलते हैं। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में जाकर मिलते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी में जाकर मिलते हैं। अब आ जाओ आप नीलगिरी पर, ठीक है, नीलगिरी पर। तो नीलगिरी का देखो पहला क्वेश्चन ये कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, प्लस में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
ये तो होना चाहिए चोटी के हिसाब से। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पश्चिम घाट की अभी मैंने क्लियर नहीं करवाया आपको, मध्य भारत की धूपगढ़ी है। और मैंने आपको क्लियर करवा दिए डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, प्लस नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जनजाति मिलती है, कौन सी? टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति आगे हम पढ़ेंगे। टोडा जनजाति भारत की सबसे सुंदर जनजातियों में से एक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। और टोडा जनजाति जानी जाती है भैंस पालन के लिए। ये भैंस रखते हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध से संबंधित उत्पाद उनको बेचते हैं। सीधी सादी जनजाति है और भारत की सबसे सुंदर जनजातियों में से एक है। ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। और इसके अलावा ऊंट कमंड या ऊंटी एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जो किसमें है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का क्लियर होना चाहिए। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी, प्लस दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। टोडा जनजाति इसमें मिलती है जो भैंस पालन के लिए फेमस है। चाय की खेती इसमें होती है, रबड़ की खेती, चंदन के वन और प्लस में मसाले। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और साथ में आपका क्लियर होना चाहिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं कौन? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका नीलगिरी। अब नीलगिरी को और नीचे चलो, अब आपका तमिलनाडु शुरू है। तमिलनाडु शुरू है तो तमिलनाडु में देखो एक काम की पहाड़ी अपनी अन्नामलाई। वैसे तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, मलाई ज्यादातर किसमें? तमिलनाडु में। एक नल्ला मलाई मैंने उसमें बताई आपको आंध्र प्रदेश में, एरामाला, नल्ला मलाई, पालकोंडा, और एक होगी वैलीकोंडा। ठीक है, शेषाचलम, वो आंध्र प्रदेश में। तो अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है। और अन्नामलाई की पहाड़ी के वास्तव में दो हिस्से और हैं। एक तो पालनी की पहाड़ी, ठीक है, पालनी की पहाड़ी, और एक दूसरी आपको अन्नामलाई हो गया, पालनी हो गया, एक है कौन सी? कार्डामम, जिसको इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि इलायची की खेती बहुत अच्छी होती है इसमें। और जो कार्डामम पहाड़ी है ये तमिलनाडु और केरल दोनों में फैली हुई है, ये दोनों में फैली हुई है। तो अन्नामलाई ये नीचे की तरफ है, साउथ में है, ठीक है, नीलगिरी के। और अन्नामलाई के दो हिस्से हैं, पालनी और कार्डामम। अब पहले मैं पालनी का बता देता हूँ। पालनी में हिल स्टेशन है कोडाई कनाल। ऊंट कमंड या ऊंटी पड़ता है किसमें? नीलगिरी में। और पालनी में कोडाई कनाल हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में है। कार्डामम में इलायची की खेती बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको इलायची की पहाड़ी बोला गया है। और ये तमिलनाडु प्लस केरल। अब तीन पहाड़ी ये होगी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डामम, नीलगिरी क्लियर है। तमिलनाडु चल रहा है अपना। अब यहाँ पर एक बड़ी खास चीज आती है, वो क्या है? अन्नाईमुडी। ठीक है, अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी का क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कि सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों की। अब अन्नाईमुडी किसमें है? अन्नामलाई में। अन्नाईमुडी अन्नामलाई में है, तो ये पश्चिम घाट का ही चल रहा है अपना। तो अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है उड़ीसा। बाकी वास्तव में जिंदा घाट है आंध्र प्रदेश। अब ये तीनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में है, सबसे साउथ में है? तो ये तीन चार जो मैंने आपको तमिलनाडु की बताई है, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डामम या इलायची, इनमें सबसे दक्षिण में कार्डामम है। ठीक है, कार्डामम सबसे दक्षिण में है। और कार्डामम को इलायची की पहाड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलायची की बहुत अच्छी खेती होती है। अब इसके नीचे और यदि हम चलें तो एक और पहाड़ी है, कौन सी? अगस्त मलाई। जो अभी हमने पढ़ा है कि आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत कौन लेकर गया, तो उसी के नाम पर अगस्त मलाई है। अगस्त मलाई वास्तव में सबसे दक्षिण में पहाड़ी ये है। ठीक है, सबसे दक्षिण में अगस्त मलाई है। और ये तीन चार पहाड़ियों में सबसे दक्षिण में कौन सी है? इलायची की, कार्डामम की।
ये आपका इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जिन्ना घाट है और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और अन्नामलाई में अनाईमुड़ी है। इसके बाद में कार्डमम हो गया, अगस्त्यमलाई हो गया और एक पालनी हो गया। कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियों में है। ऊटी या ऊंटकमंड किस में पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसके बाद में तमिलनाडु की और लिख सकते हो आप। देखो तमिलनाडु में एक पहाड़ी है, कौन सी? सिरुमलाई। ठीक है, सिरुमलाई ये भी तमिलनाडु में। एक है जावाली, ठीक है, जावाली की पहाड़ी, और एक है सेवराय। ठीक है, ये तीन और लिख सकते हो आप, सिरुमलाई, जावाली और सेवराय। ये भी किसमें? तमिलनाडु में। तो पहाड़ियों के हिसाब से तमिलनाडु मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस प्रकार से ये आपका भारत के पर्वत और पहाड़ियों का मैंने ज़्यादातर क्लियर करा दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक अंडमान निकोबार का और है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या गद्दीदार बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गद्दीदार। ठीक है, गद्दीदार बोलते हैं इसको, सैंडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक हुआ क्लियर।